नमस्कार मित्रों, आप लोगों की अनुकंपा से कल मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो रिकमेंडेड हो गया और अब वो मान्यता प्राप्त एक तरह से हो गया है। तो उस क्रम में आपके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए मैं अब आपके लिए कंपटीशन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जो कुछ प्रसंग रह गए हैं उसमें से एक संदर्भ जिसको मैंने शायद टच नहीं किया था, पल्लवन वृद्धिकरण या विस्तारण। ध्यान रखें कि किसी भी विद्यार्थी के लिए जहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, वहाँ पल्लवन और संक्षिप्तीकरण दोनों में आपकी दक्षता होनी चाहिए। बड़े से बड़े चैप्टर को संक्षेप में आप अपने दिमाग में बैठा लें और संक्षिप्त संदर्भों को आप आवश्यकता के अनुसार विस्तार दे दें, जैसे एक शिक्षक करता है। तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पल्लवन वृद्धिकरण या विस्तारण। उसे होना तो ये चाहिए था कि आपको ब्लैक बोर्ड पे मैं प्रस्तुत करूं, लेकिन समय कम है और यहाँ बिजली की भी परेशानी है, तो मैं नोट्स बना करके आपके लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगा और प्रभावी भी होगा। तो पल्लवन वृद्धिकरण या विस्तारण। विचारों की अभिव्यक्ति के अनेक माध्यमों में भाषा सबसे सशक्त माध्यम है। वस्तुतः कभी विस्तार के साथ कही गई बात को सारांश रूप में समझने की जरूरत होती है, तो कभी सारांश रूप में कही गई बात को विस्तार के साथ। ऐसी प्रक्रियाओं को क्रमशः संक्षिप्तीकरण तथा पल्लवन कहते हैं। यथासंभव दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। साहित्य की किसी अध्येता के लिए ही नहीं, बल्कि आम जीवन में भी सुकरता के लिए इन विधाओं में पारंगत होना आवश्यक है। एतदर्थ लोक व्यवहार के साथ साथ निरंतर अभ्यास भी अपेक्षित होता है। पल्लवन का आशय क्या है? तो साहित्यकारों द्वारा पाठकों या श्रोताओं को प्रभावित करने हेतु अपनाई जाने वाली अनेक प्रक्रियाओं में एक गागर में सागर भरना भी है। इससे गूढ़ोक्तियों का सृजन होता है। पाठकों के लिए इन्हें बोधगम्य बनाने हेतु इनमें समाहित या अंतर्भुक्त मूल विचारों या भावों को व्यवस्थित क्रम में तारतम्य के साथ प्रस्तुत करना ही विस्तारण या पल्लवन कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी सूक्ति, लोकोक्ति, नीतिगत कथन, विचार या भावपूर्ण उक्ति को सुबोध बनाकर प्रस्तुत करना ही पल्लवन है। अर्थात पल्लवन की प्रकृति संक्षिप्तीकरण के विपरीत होती है। जहाँ संक्षेपण में भाव विचार का संकुचन होता है, वहीं पल्लवन में विस्तार। ध्यान रखें कि जहाँ संक्षेपण मूल उद्धरण के लगभग 1/3 स्वरूप में उपयुक्त होता है, वहीं पल्लवन हेतु कोई शब्द सीमा निर्धारित नहीं है। इसीलिए इसमें पल्लवनकर्ता की ग्राहिका या तत्वान्वेषणी एवं प्रस्तुति कौशल की दक्षता एवं क्षमता का यथार्थ परिचय मिलता है। अच्छे पल्लवन सामान्य कथन को भी मर्मस्पर्शी बना देते हैं। पल्लवन हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। पल्लवन की प्रभाव उत्पादकता मूलतः पल्लवनकर्ता के ज्ञान, प्रतिभा और व्यावहारिक अनुभव पर निर्भर करती है। एतदर्थ किसी सुनिश्चित नियम का निर्धारण नहीं किया गया है, फिर भी कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं जिनकी मदद से पल्लवन सुकर और प्रभावी बन सकता है। एतदर्थ प्रथम महत्वपूर्ण आवश्यकता यह होती है कि संबंधित कथन के प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका आशय समझा जाए। इसके बाद इनसे संबद्ध भाव या विचार श्रृंखला को तर्क के धरातल पर परखते हुए कि ये संगत हैं या नहीं, मन ही मन क्रमबद्ध किया जाए। फिर तथ्यों की एकरूपता तथा प्रासंगिकता बनाए रखते हुए उन्हें लिपिबद्ध किया जाए। भावों या विचारों को प्रस्तुत करते समय अभिव्यक्ति या प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता और सरलता होनी चाहिए। समीक्षा, आलोचना, टीका टिप्पणी या असंगत संदर्भों के प्रयोग से पल्लवन विकृत हो जाता है। अन्य पुरुष व्यास शैली और रोचकता के समन्वय से पल्लवन मनोरम बनता है। इसे पूरा करने के उपरांत एक बार पुनरीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। इससे अभिव्यक्ति में शेष रही कोई न्यूनता सहज ही पकड़ में आ जाती है। निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखने से यह प्रक्रिया सुकर बन सकती है। नंबर 1, वाचन। मूल उक्ति को सर्वप्रथम गंभीरतापूर्वक पढ़कर उसके आशय को समझें। 2-3 बार वाचन करने से उसमें समन्वित लेखक का मंतव्य प्रायः समझ में आ जाता है। नंबर 2, अर्थ। मंतव्य समझ में आ जाने पर उसके अर्थ का निर्धारण इस प्रकार करें कि सामान्य बुद्धि का पाठक भी उसे सहज ही समझ ले। इस प्रयास में यदि मन में अनेक भाव या विचार उठे
तो उन सभी के मध्य केंद्रीय भाव या विचार का चयन कर लेना चाहिए। नंबर 3, क्रमबद्धता। केंद्रीय भाव या विचार के सुनिश्चय के उपरांत आवश्यकता अनुसार मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। विषय या मूल प्रतिपाद्य से जिन संदर्भों की संगति न प्रतीत हो उन्हें हटा देना चाहिए। इससे पल्लवन का अनुच्छेद सुगठित बन जाता है। नंबर 4, आकार। प्राय 1 या 2 अनुच्छेद में ही पल्लवन पूरा किया जाता है। इस कारण यदि शब्द सीमा का संकेत न दिया गया हो तो लगभग 100 से 250 शब्दों या 10 से 20 पंक्ति के आकार का पल्लवन उपयुक्त माना जाना चाहिए। नंबर 5, पुनरावृत्ति। पल्लवन प्राय 1 या 2 अनुच्छेद में पूरा हो जाता है। भाव या विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति तो आवश्यक है, परंतु वाक्यों या शब्दों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। इससे न केवल तारतम्यता बनती है बल्कि पल्लवन सुगठित एवं प्रभावी बन जाता है। नंबर 6, भाषा। पल्लवन का मूल उद्देश्य वस्तुतः किसी उक्ति की ऐसी प्रस्तुति होता है जो सरल, बोधगम्य, रोचक या प्रभृति गुणों से युक्त हो। अतः यह आवश्यक है कि उसकी भाषा सरल और सुबोध हो, परंतु इसका स्तर सर्वथा सामान्य भी नहीं होना चाहिए। इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक, एक सीमा तक कहें तो उत्प्रेक्षा प्रभृति ऐसे अलंकारों का प्रयोग किया जा सकता है जिससे वह रोचक बने और साथ ही उसकी बोधगम्यता भी बनी रहे। अधिक बड़े पद, वाक्य, सामासिक शब्दावली या क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से यथासंभव बचना चाहिए। नंबर 7, प्रारंभ। पल्लवन का आरंभ प्रभावी ढंग से करें। प्रारंभ में ही निष्कर्ष प्रस्तुत करने वाले शब्द या वाक्य नहीं आने चाहिए। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि या उक्त अथवा इस उक्ति का आशय यह है कि अथवा यह सर्वमान्य सत्य है अथवा इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभृति शैली के वाक्यांशों से पल्लवन का प्रारंभ नहीं होना चाहिए। इससे पाठक पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, अंत हो सकता है। अगर अंत के लिए हम लोग इसे अपनाएं तो गलत नहीं है। नंबर 8 है पठन। पल्लवन पूरा करने के बाद एक बार अवश्य पढ़ें। इससे न केवल उसकी न्यूनता या पूर्णता का ज्ञान होगा बल्कि उसकी व्याकरणिक अशुद्धियों का परिष्कार भी हो सकेगा। वस्तुतः उक्त अनुसार प्रयास करने से विद्यार्थी या परीक्षार्थी इस हेतु अपेक्षित दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। फलतः पल्लवन उनके लिए एक सुकर लेखन बन जाता है और बनना पड़ेगा भी, बनाना पड़ेगा। मित्र अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ध्यान रखें कि आप बहुत ही विसंगतियों से गुजरेंगे। अंक प्राप्त करने के लिए दक्षता जरूरी है। तो आइए आपके साथ एक महत्वपूर्ण पल्लवन की चर्चा कर लेता हूँ मैं। आपत्तिकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र रुनारी। तो मित्र, पहले इसका अर्थ समझिए कि आपत्ति या विपत्ति के समय में 4 लोगों की पहचान करनी चाहिए। समझे आप ना, जो आपका सहयोग करने वाले हैं या जिन्हें आपका सहयोग करना चाहिए। कौन? आपका धैर्य, आपका धर्म अथवा कर्म, धर्म से जुड़ा हुआ, आपके मित्र या परिजन और नारी, पत्नी विशेष करके, साथी, बेटी, माँ या बहन। तो कैसे इसको पूरा करेंगे कि जब विपत्ति आवे तो इन 4 लोगों की परीक्षा करनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए। विपत्ति या उल्टा कह लीजिए कि विपत्ति के समय यही 4 लोग हमारा साथ देते हैं और अगर ये साथ नहीं देते हैं तो इन्हें अपना नहीं मानना चाहिए। तो कैसे इसको व्यक्त करेंगे? किसी भी तरीके से आप इसको 8 से 10 लाइन में व्यक्त करें। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आशा है कि आपको प्रभावी लगेगा। मानव जीवन संघर्ष का जीवंत दस्तावेज है। यह संघर्ष आंतरिक भी हो सकता है और बाहरी भी। वस्तुतः व्यक्ति के अंतर्मन में पैदा होने वाली इच्छाएं न केवल उसे कर्मठ बनाती हैं बल्कि बड़े से बड़े संकट से टकरा जाने की प्रेरणा भी प्रदान करती हैं। इसी कारण मनुष्य प्रायः असंभव से प्रतीत होने वाले संदर्भों या कार्यों को भी संभव कर दिखाता है, परंतु ऐसा सहज ही नहीं हो जाया करता। इसके लिए व्यक्ति को कभी कभी बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाती है। ऐसे अवसर पर न केवल व्यक्ति के धैर्य एवं सामर्थ्य की परीक्षा होती है बल्कि उसके आत्मीय जनों की पहचान भी होती है। विकट संघर्ष या संकट के विषम क्षणों में जहाँ धैर्य, संयम एवं आत्मविश्वास व्यक्ति के आत्मबल एवं संघर्षशीलता को जीवंत बनाए रखते हैं, वहीं उसकी
बौद्धिक क्षमता उसके कृतित्व या धर्म का बोध भी कराती रहती है। थोड़ी सी अधीरता एवं थोड़ी सी चूक उसके लिए भारी पड़ सकती है। ऐसे में निराशा या हताशा के भाव पैदा होकर व्यक्ति को निष्क्रिय बना डालते हैं। यहाँ व्यक्ति के आत्मबल को जीवंत बनाए रखने हेतु उत्साहवर्धक आत्मीयता या सहानुभूति की आवश्यकता होती है। यह मूलतः उसे आत्मबल या फिर परिजनों एवं मित्रों से मिल सकती है। वस्तुतः ऐसी अवस्था में जो सच्चे या आत्मीय जन होते हैं वे साथ निभाते हैं और जो स्वार्थी होते हैं वो किनारा कर लेते हैं। तात्पर्य यह है कि जब संकट के दिन आते हैं तब व्यक्ति को अपने धैर्य, कर्तव्य या धर्म, सच्चे मित्र और सच्ची नारी सहयोगिनी अर्थात पत्नी की पहचान सहज ही हो सकती है। इसी यथार्थ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया है। आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। इसको आप दूसरी तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं कि विपत्ति के समय में धैर्य, धर्म, मित्र और नारी जो आपके साथ बने रहें उन्हीं को अपना समझना चाहिए। तो आशा है मित्र आपको पल्लवन का यह टॉपिक और इसके साथ की गई एक एक्सरसाइज पसंद आएगी। अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को भी सूचित करें। थैंक यू।